रिफ्यूज़ल मिला है आपको इनसफिशिएंट फंड्स का, उसके पीछे की रीज़न क्या है, क्यों 3 नंबर रिफ्यूज़ल मिला और उसके साथ में 9 नंबर भी मिल सकता है और 10 नंबर भी। अगर आपको 3 नंबर मिला है तो 10 नंबर साथ के साथ उसको ज़रूर वो लोग आपको देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से जितने भी मेरे दोस्तों ने पोलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है या किसी भी कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए स्पेशली हम लोग बात करेंगे पोलैंड की, लेकिन साथ के साथ ये डिपेंड करता है आपने अगर जिस कंट्री में अप्लाई किया है, अगर उन्होंने उसमें बैंक स्टेट मांगी है तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करेंगे रिफ्यूज़ल नंबर 3 आप लोगों को क्यों दिया जाता है, जिसमें इनसफिशिएंट फंड्स होते हैं। आपने अमाउंट भी अच्छा रखा हुआ है, उसमें आपका ट्रांजैक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 3 नंबर रिफ्यूज़ल दे दिया इनसफिशिएंट फंड्स का। मैंने पहले भी इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं हो सकता है वो वीडियो उन तक नहीं पहुंची हो, तो इसलिए दोबारा से एक सेम वीडियो मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है और 3 नंबर रिफ्यूज़ल से आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जब भी आप अपना पोलैंड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिस दिन आपने सोचा है कि मुझे पोलैंड जाना है, आप उसी दिन से अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना है आपको। आप एक बड़ी अमाउंट 1 या 2 लाख रुपए उसमें जमा कीजिए उस टाइम पर, और उसके बाद में आपका ट्रांजैक्शन उसमें होता रहना चाहिए। ट्रांजैक्शन से मतलब आप उसमें परचेजिंग कर रहे हैं, आपकी सैलरी उसमें आ रही है, जहाँ आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें होती रहनी चाहिए जब तक आपका अपॉइंटमेंट नहीं आता है। अभी एम्बेसी जो कहती है कि आपको उसमें डिपॉजिट नहीं करना है, मतलब लास्ट के 3 महीने में उसमें डिपॉजिट शो नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें पैसा डिपॉजिट किया है अपने हाथ से, कोई बड़ा अमाउंट मतलब आपने डिपॉजिट किया हुआ है। एम्बेसी ऐसा कहती है। उसमें ये कर सकते हैं आप, जैसे अभी आपको तो पता नहीं आपकी अपॉइंटमेंट कब आएगी, आपने एप्लीकेशन कर दिया है, लेकिन आपको ये तो पता है कि आपने आज प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो आपका जो वर्क परमिट आने में कम से कम 4-5 महीना, 6 महीना भी किसी को लग रहा है। तो ये 6 महीने का जो टाइम है, इसमें आप अपना बैंक स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन कीजिए। स्टार्टिंग के टाइम में एक बड़ा अमाउंट उसमें डाल दीजिए, फिर आपका ट्रांजैक्शन उसमें होता रहना चाहिए। वो जो 2 लाख आपने पहले डाला है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। उसके बाद में जो आपका इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, जो आपकी जो इनकम है आप उसमें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें शो होनी चाहिए। अब इसमें आप लोग, अगर आपका खुद का कोई बिज़नेस है और आप कोई मतलब कुछ आपका शॉप है या कुछ भी है, तो उसमें आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड करके मतलब आपको अपनी कंपनी ज़रूर रजिस्टर करनी है। वो अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के बहुत सारे पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट का, जिसमें जाके आप अपना जो काम है उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि हाँ ये मेरी दुकान है, ये मेरा बिज़नेस है। चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिज़नेस, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं जाके। उसका प्रूफ आपके पास रहेगा कि ये मेरा बिज़नेस है, मैं ये काम करता हूँ। और कोशिश कीजिए कि जो आपका बैंक अकाउंट हो वो भी उसी के नाम से हो, तो और भी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपका दूसरा अकाउंट है तो आप उससे लेन देन कर रहे हैं, आप गूगल पे कर रहे हैं, कुछ भी उस चीज़, वो सब उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट में शो कर जाएगा। ये उनके लिए है जो मतलब अपना खुद का काम करते हैं, जहाँ उनको सैलरी नहीं मिलती है, ये उनके लिए है कि वो अपना ऐसे शो कर सकते हैं कि हम अपना खुद का काम करते हैं और ये हमारा ऐसे ऐसे हमारा ये बैंक स्टेटमेंट है, वो इस चीज़ को शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप लोग ध्यान रखिए, आपको लास्ट में बड़ी अमाउंट उसमें बिल्कुल डिपॉजिट नहीं करनी है। आपको ये प्रोसेस शुरू से स्टार्ट करना है, जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको पोलैंड के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं उनके लिए जिनकी सैलरी आती है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो इंडिया से बाहर है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अपना सैलरी अकाउंट, क्योंकि हर महीने आपको सैलरी उसमें आएगी और उस सैलरी अकाउंट में आपने एक बड़ा अमाउंट आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, जहां आप अपना 3-4 सैलरी उसमें एक बार ब्लॉक करके रख लीजिए। ओके, उसके बाद में आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास जमा हो गया है, उसके बाद में आप उसमें ट्रांजैक्शन कीजिए, धीरे धीरे उसमें पैसा जोड़िए और उससे खर्चा भी कीजिए। मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए, ऑनलाइन परचेजिंग कीजिए, चाहे आपको 10 रुपये की या अपनी कंट्री के हिसाब से आप जैसे भी हैं, आपको हमेशा ऑनलाइन परचेजिंग ही करनी है, क्योंकि वो आपकी ट्रांजैक्शन है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो करेगी कि आदमी जेन्युइन है, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू है। ऐसा नहीं कि आपने पैसा डाल दिया उसके बाद में आपने कुछ नहीं किया उसको, और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट आई और आप बैंक स्टेटमेंट निकाल के ले गए, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप गल्फ़ में हैं या किसी और कंट्री में हैं तो आपका सैलरी अकाउंट तो होएगा ज़रूर। मोस्टली गल्फ़ वालों का तो सैलरी अकाउंट होता है बैंक में, तो उनको मेंटेन करना और भी इजी है। आप अपनी सैलरी को रोकिए, 2-3 महीने की सैलरी उसमें डाल दीजिए, उसके बाद उसको लेके चलिए। अब रिफ्यूज़ल आप लोगों को क्यों मिलता है? बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, जब उनको अपॉइंटमेंट मिल गई
तब तक उन्होंने अपनी कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं है उनके पास। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब 10-15 दिन का टाइम होता है, वो लोग क्या करते हैं, एक बड़ी अमाउंट लेके अपने अकाउंट में डाल देते हैं। ये भाई हमारे पास पैसा है, कोई 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी आपकी हैसियत के मुताबिक आप डाल देते हैं। जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जहाँ आपकी जो फाइल है वो VFS में जाती है, जहाँ एम्बेसी के पास जाती है, वो लोग चेक करते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन तो पीछे कुछ भी नहीं है, और लास्ट ये 10-15 दिन में कह लीजिए, या 1 महीने पहले या 2 दिन पहले इस आदमी ने अपने पैसा जो डिपॉजिट किया है। तो ये सीधा सीधा पता चल जाता है कि आप एक फ्रॉड है। आप वहाँ पे जाके तो आप वापस नहीं आएंगे। मतलब ये गलत एक नोटिफिकेशन जाता है एम्बेसी को कि ये आदमी यहीं से हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो आगे जाके भी ये फ्रॉड ही करेगा। उनको पता चल जाता है कि ये पैसा इसने कहीं से लिया है और अपने अकाउंट में डाल दिया है। तो ये सबसे बड़ी गलती बहुत सारे लोगों ने की है। पहले भी हमारे सब्सक्राइबर थे जिनका इंटरव्यू हुआ, जहाँ अपॉइंटमेंट उनको मिली, इंडिया से, पाकिस्तान से और भी बहुत कंट्रियों से लड़कों ने मेरे, जब उनका रिफ्यूज़ल आया तो भेजा कि हमें 3 नंबर रिफ्यूज़ल मिला है। जब उनकी मैंने बैंक स्टेटमेंट चेक की तो उन्होंने लास्ट के जो 10-15 दिन थे, जहाँ 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाया था, तो उसकी वजह से उनको 3 नंबर रिफ्यूज़ल दिया है। और जब भी आपको 3 नंबर रिफ्यूज़ल मिलेगा, साथ में आपको 10 नंबर भी देंगे और 9 नंबर। तो मोस्टली केसेस में 10 तो मिलता ही है अगर आपका सब कुछ सही है। तो फिर अगर उनको वीज़ा नहीं देना है, या उनको डाउट है कि आपकी जो कंपनी है वो स्टेबल नहीं है, कुछ भी डाउट कह लीजिए, जब उनको हो जाएगा आपके पेपर वर्क में या किसी और भी चीज़ में, जब उनको थोड़ा सा भी डाउट हो गया, कोई मिसमैच हो गया, तो आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल वो लोग दे देंगे। कोशिश कीजिए हमेशा से, आप जब भी आप अप्लाई करें किसी भी वीज़ा के लिए, मोस्टली अगर आप टूरिस्ट के लिए हैं या विज़िट के लिए जा रहे हैं, और वर्क के लिए अगर आप जा रहे हैं और उस कंट्री ने आपसे मांगा है कि हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो अपना बैंक स्टेटमेंट ऐसे मेंटेन कीजिए। चाहे किसी भी कंट्री के लिए हो, स्पेशल पोलैंड के लिए नहीं, लेकिन पोलैंड की एम्बेसी आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ पोलैंड को। लेकिन मोस्टली जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, उनमें आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, या किसी और पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, और उनमें उनकी चेकलिस्ट में लिखा हुआ है कि आपको फ़ंड्स शो करने हैं, तो फंड्स आपको ऐसे मेंटेन कर रहे हैं। स्टार्टिंग से आप अपना मेंटेन कीजिए, और लास्ट तक जिस दिन आपने स्टेटमेंट निकालना है, उस टाइम पे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो एम्बेसी की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से, ऐसा भी मत कीजिए कि आपके पास आपकी सैलरी तो है 10-15 हज़ार, आपने उसमें अकाउंट में डाल दिया है 6 लाख, 10 लाख। ये भी एक गलत मतलब इंप्रेशन डालता है एम्बेसी के ऊपर कि आदमी की सैलरी 10,000 है और 15,000 है या 20,000 है, उसने 1-2 महीने में, 3 महीने में 6 लाख रुपया कैसे जमा कर लिया। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में वो लोग ये चेक करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप खर्चा कितना कर रहे हैं, आप सेविंग कितनी कर रहे हैं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं कि नहीं, आप इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वो ये सब देखते हैं। चाहे आप सैलरी हैं, साथ में कोई भी आप काम करते हैं, सैलरी के साथ साथ अगर आप दूसरा कोई काम भी करते हैं, आपको कहीं से इनकम आ रही है, वो भी उसमें मेंशन कीजिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको 3 नंबर रिफ्यूज़ल से बचना है, स्पेशली पोलैंड के केस में। बाकी दूसरी कंट्रियों का भी आपको सेम ऐसे ही मेंटेन करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।